नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो क्राइम। ये चैनल उन अपराधों की कहानियां लाता है जो गोलियों से नहीं बल्कि नीतियों, सिस्टम और ताकत से किए जाते हैं। और आज की कहानी है एक ऐसे आर्थिक अपराध की जो दिखाई नहीं देता लेकिन करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। आज हम एक गोपनीय केस फाइल खोल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ व्यापार या टैरिफ की नहीं है, ये एक आर्थिक फिरौती की कहानी है और इसका असली एजेंडा है भारत की कृषि और उसकी संप्रभुता पर कब्जा। ये एक ऐसा अपराध है जो दशकों से हमारी नजरों से ओझल चल रहा है। इसके हथियार हैं कागज पर लिखे गए कानून और स्याही से की गई संधियां, और इसका निशाना कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा देश है। दांव पर लगी है भारत की कृषि संप्रभुता, करोड़ों किसानों का भविष्य और इस देश की आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत नींव। ये एक कोल्ड केस है जिसकी परतें आज हम एक एक करके खोलेंगे। किसी भी अपराध की तह तक जाने के लिए अपराधी के काम करने के तरीके यानी उसके मोडस ऑपरेंडी को समझना पड़ता है। उसके पुराने कारनामों की फाइल खंगालनी पड़ती है। आर्थिक दबाव डालकर अपनी बात मनवाना ये कोई नई रणनीति नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा और रक्त रंजित है। तो चलिए आर्काइव्स में चलकर देखते हैं कि ये खेल कैसे और कब शुरू हुआ। सोचिए, 18वीं सदी ईसा पूर्व में आज के इराक और तुर्की के व्यापारी जब अपना सामान लेकर एक इलाके से गुजरते थे तो वहां के स्थानीय शासक उनसे निशातुम नाम का एक टैक्स वसूलते थे। ये उस इलाके में सुरक्षित व्यापार करने की कीमत थी, एक तरह की प्रोटेक्शन मनी या कह लीजिए हफ्ता। हजारों साल बीत गए, तरीका आज भी वही है, बस नाम बदलकर टैरिफ हो गया है। ये आर्थिक वसूली का सबसे पुराना और शायद सबसे कारगर तरीका है। साल 1930 का स्मूथ हॉले एक्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध था। अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के नाम पर 20,000 से ज्यादा चीजों पर बेतहाशा टैरिफ लगा दिए। नतीजा, दुनिया भर के देशों ने जवाबी कार्रवाई की और देखते ही देखते ग्लोबल ट्रेड ठप हो गया। इस एक कानून ने पूरी दुनिया को महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की आग में झोंक दिया। और ये पहला सबूत था कि कागज पर बना एक आर्थिक हथियार किसी भी तोप या बंदूक से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। हमारी जांच की टाइमलाइन अब हमें ले आई है 1960 के दशक में। भारत अकाल से जूझ रहा था। अमेरिका ने PL 480 नाम के समझौते के तहत मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन ये मदद एक जाल थी। जो गेहूं भारत भेजा गया वो इतना घटिया था कि उसे पिग फूड कहा गया, यानी सुअरों के खाने लायक। ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये भारत की मजबूरी का अपमान था और उसे पर निर्भर बनाने की पहली साजिश। और फिर 1965 के युद्ध में अमेरिका ने इसी निर्भरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। भारत को सीधी धमकी दी गई, या तो युद्ध रोको या हम अनाज की सप्लाई बंद कर देंगे। भारत की हालत अब शिप टू माउथ हो गई थी। मतलब जब अमेरिका से जहाज बंदरगाह पर आता, उससे अनाज उतरता, तब जाकर लोगों के मुंह तक निवाला पहुंचता था। खाद्य सहायता को राजनीतिक नियंत्रण के लिए सरेआम इस्तेमाल किया गया था। अब फाइल के पन्ने पलटते हैं और हमारी जांच आ पहुंचती है आज के दौर में। अपराधी का चेहरा शायद बदल चुका है, लेकिन मकसद वही पुराना है। कहानी का ये अध्याय साल 2017 में शुरू होता है, जब अमेरिका में एक नई सत्ता दुनिया के व्यापारिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने का फैसला करती है। तो मकसद क्या था? मकसद साफ था। 2017 में अमेरिका का व्यापार घाटा $800 बिलियन पहुंच चुका था। प्रशासन के लिए ये कोई आर्थिक आंकड़ा नहीं था, ये $800 बिलियन की चोरी थी। उनका मानना था कि दूसरे देश अमेरिका को लूट रहे हैं और इस चोरी को हर हाल में रोकना होगा। तो पहला निशाना बनाया गया चीन को। अमेरिका ने चीन के सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए, लेकिन चीन ने इसका जवाब दिया और अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। नतीजा, अमेरिका का सोयाबीन निर्यात 32 मिलियन टन से ज्यादा से गिरकर सिर्फ 8 मिलियन टन पर आ गया। अमेरिकी किसान, जो प्रशासन का सबसे बड़ा वोट बैंक थे, दिवालिया होने लगे। ये पहला हमला था जो अपराधी पर ही उल्टा पड़ गया। चीन का बाजार अब हाथ से जा चुका था। अमेरिकी किसान सड़कों पर थे, नाराज थे। अपने इस वोट बैंक को बचाने के लिए एक नए बाजार की तत्काल जरूरत थी, और तब उनकी नजर पड़ी दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक पर, भारत पर दबाव बनाया गया कि वो अपने कृषि और डेयरी बाजार अमेरिका के लिए खोल दे, और जब भारत ने इनकार किया तो उसे GSP लिस्ट से बाहर निकालकर सजा दी गई। चलिए अब जरा उन हथियारों पर नजर डालते हैं जो इस जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं।
ये पारंपरिक हथियार नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये गोलियों से कहीं ज्यादा घातक है। पहला हथियार है एक जैविक हथियार, GMO बीज। ये एक ऐसा जाल है जिसे किसान आसानी से समझ ही नहीं पाता। इन बीजों से उगी फसल के दानों को बचाकर अगली फसल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसान को हर साल कंपनी से नए बीज खरीदने पड़ते हैं। मतलब ये खेती नहीं, एक सालाना सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो किसान को हमेशा के लिए उस कंपनी का गुलाम बना देता है। सबूत के तौर पे देखिए BT कॉटन का केस। वादा किया गया था कि ये बीज बॉलवर्म नाम के कीड़े को खत्म कर देगा, लेकिन हकीकत ये हुई कि उस कीड़े का प्रकोप 3 गुना बढ़ गया। 1600 रुपए के बीज के पैकेट में से 1250 रुपए सिर्फ रॉयल्टी के तौर पे अमेरिकी कंपनी को जा रहे थे। नतीजा, भारत का अपना स्वदेशी बीज बाजार से गायब हो गया और किसान एक विदेशी कंपनी का मोहताज बनकर रह गया। GMO का सबसे बड़ा खतरा है जीन कंटामिनेशन। हवा, पानी और मधुमक्खियों के जरिए GMO फसलों के जीन हमारी सामान्य देसी फसलों में मिल सकते हैं। ये एक ऐसा संक्रमण है जिसे आप रोक नहीं सकते, और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आप कभी वापस नहीं कर सकते। ये अपरिवर्तनीय है। यूरोप और रूस जैसे कई देशों में GMO पूरी तरह बैन है। अगर भारत की फसलों में इसका छोटा सा भी अंश मिला तो हमारा पूरा का पूरा कृषि निर्यात रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक धीमा जहर है। हर अपराध का एक पैटर्न होता है, और इस केस में भी वो पैटर्न साफ दिखता है जब हम दूसरे शिकारों की गवाही सुनते हैं। अपने केस को मजबूत करने के लिए अब हम उन देशों से सबूत पेश करेंगे जो इन्हीं आर्थिक नीतियों का शिकार हो चुके हैं। पेश हैं गवाह नंबर 1 और 2, मेक्सिको और हेती। इनकी ये तस्वीरें उस तबाही की गवाही देती हैं जो अमेरिकी नीतियों ने इनके कृषि क्षेत्र में मचाई। एक ही पैटर्न, एक ही नतीजा। दोनों देशों में स्थानीय किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। तुलना बिल्कुल साफ है। मेक्सिको में नाफ्टा समझौते के बाद अमेरिका से आए सस्ते मक्के ने 20 लाख स्थानीय किसानों को खेती से बाहर कर दिया। उधर हैती में चावल पर लगने वाले टैरिफ को 35% से घटाकर सिर्फ 3% कर दिया गया। नतीजा, हैती का अपना चावल उद्योग तबाह हो गया और आज वहां 80% चावल अमेरिका से आता है। तरीके अलग अलग थे, लेकिन अंजाम एक था, स्थानीय कृषि को खत्म करके अमेरिका पर अपनी निर्भरता बनाना। हमारी जांच अब अपने अंतिम और सबसे संगीन मोड़ पर आ पहुंची है। ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं रही, ये देश की संप्रभुता और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस लगातार दबाव के जवाब में भारत ने 1 अप्रैल 2020 को एक पलटवार किया, जिसे डिजिटल स्ट्राइक कहा जा सकता है। भारत ने Amazon, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों पर 2% का डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये एक सीधा हमला था, और इससे गतिरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। और अब सामने एक अल्टीमेटम है। 2025 में सत्ता बदलने की आहट के साथ ही एक नए रेसिप्रोकल टैक्स का खतरा मंडरा रहा है। धमकी ये है कि भारत के $87 बिलियन के निर्यात पर 50 से 100% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। रणनीति साफ है, या तो हमारा अनाज लो या फिर ये भारी भरकम टैक्स चुकाओ। ये एक खुली आर्थिक फिरौती है। ये लड़ाई सिर्फ सरकारों और कंपनियों के बीच की नहीं है। इसके असली दाव को समझने के लिए बस एक आंकड़ा काफी है, 48%। भारत की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये करोड़ों लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है। ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, ये एक आर्थिक युद्ध है जो हर दिन हर पल लड़ा जा रहा है। और इस युद्ध में देश की पहली और आखिरी सुरक्षा दीवार हमारे किसान हैं। एक राष्ट्र का भविष्य, उसकी संप्रभुता और उसका आत्मसम्मान, सब कुछ इसी आखिरी मोर्चे पर दांव पर लगा है।